हेलो फ्रेंड। अभ्या एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। तो जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। और बता दें एक बात, ये हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर दूसरा है। और नदी अपवाह तंत्र ये हमारा जो लेक्चर है ये दूसरा लेक्चर है। और इसके पहले एक लेक्चर आप लोगों के बीच जा चुका है। तो आप लोग ने इस वीडियो में बहुत दुलार प्यार दिया और उसी के कड़ी में ये दूसरी वीडियो है, देख सकते हैं। और हमने झेलम तक कंप्लीट कराया था, उसके बाद चुनाव से हमको बात करना है और आपको हम सिंधु जल समझौते तक लेकर चलेंगे इस कड़ी में। तो आइए देर न करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। चिनाब नदी। चिनाब नदी को वेदों में यानी कि पहले क्या कहा गया था, तो अस्कनी के नाम से जाना जाता था। ये कई बार पेपर में बन चुका है कि चिनाब नदी को वेदों में या पुराना नाम क्या है, तो अस्कनी इसका पुराना नाम है। उसी प्रकार रावी का पूछा जाता है और व्यास का। तो रावी और व्यास के नीचे हम चर्चा करेंगे। पहले आइए जान लेते हैं कि चिनाब नदी। तो चिनाब नदी का जो उद्गम है ये हिमाचल प्रदेश के बड़ा लालचा दर्रा के पास से निकलती है और निकलने पर ये दो नामों से, ये दो भाग के नामों से जानी जाती है। एक एक चंद्र और एक भागा। ये दो नदियों के नाम के रूप में ये निकलती है। कौन नदी? चिनाब नदी। ये दो नदियों के रूप में निकलती है, एक चंद्र एक दूसरा भागा के रूप में निकलती है। इसके बाद रावी नदी। रावी नदी को वितिस्ता नदी के नाम से जाना जाता है। इसको वेदों या पुराना नाम से जाना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं कि रावी नदी का पुराना नाम या वेदों में इसका नाम क्या है, तो वितिस्ता। इसका जो उद्गम स्थान है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश के पास कांगला जिले से निकलती है। इसके बाद ब्यास नदी। ब्यास नदी को वेदों में या पुराना नाम बिपाशा है। ये मध्य हिमाचल प्रदेश में बृहद हिमालय की जास्कर पर्वतमाला रोहतांग दर्रे पर 4361 मीटर की ऊंचाई से होता है और यहाँ कुल्लू घाटी से होते हुए दक्षिण की ओर बहती है। कुल्लू घाटी से होते हुए दक्षिण की ओर ये बहती है बिपाशा नदी, जिसका वर्तमान में ब्यास नदी नाम है। तो आइए अब थोड़ा सा इधर नजर डालते हैं। ये सतलज नदी। जो सतलज नदी है मानसरोवर झील के पास राकसताल यानी कि तिब्बत से निकलती है। जो मानसरोवर झील के पास राकसताल तिब्बत से ये निकलती है नदी, जो कि सतलज नदी है। और भारत में सिपकिला दर्रा के पास हिमाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश करती है? तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा के पास सतलज नदी प्रवेश करती है। पंजाब में भाखड़ा नंगलबाज परियोजना, जो भाखड़ा नंगलबाज परियोजना है पंजाब में इसी नदी यानी सतलज नदी पर है। सिंधु जल समझौता ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो सिंधु जल समझौता है 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। क्या समझौते हुए थे, आइए उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो शुरुआत की तीन नदियां थी सिंधु, झेलम और चिनाब, जो ये शुरुआत की तीन नदियां थी सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका जो 20% पानी था ये इंडिया यूज करेगा और 80% भाग पाकिस्तान। लेकिन कहा गया था कि इन तीन नदियों पर आप कोई बांध नहीं बना सकते हैं, इन तीन नदियों पर आप कोई बांध नहीं बना सकते हैं। और इसी प्रकार रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास, सतलज का 20% भाग जो है ये पाकिस्तान यूज करेगा, 80% भाग इंडिया यूज करेगा। लेकिन इस पे भारत बांध बना सकता है। यही समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है
कि सिंधु जल समझौता किन देशों के बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। किन नदियों पर हुआ था, तो शुरू में सिंधु, झेलम और चिनाब पे हुआ था, फिर बाद में रावी, व्यास और सतलुज इन नदियों पे हुआ था। 20% भाग रावी, व्यास, सतलज का 20% भाग पाकिस्तान यूज करेगा, 80% भाग जो इंडिया यूज करेगा। और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ देता है कि सिंधु, झेलम, चिनाब पे क्या पाकिस्तान बांध बना सकता है, तो बांध नहीं बना सकता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कभी घुमा के पूछता है, तो इसे आप लोग जाने रहें और वीडियो में अभी लास्ट तक बने रहें। इसके बाद अभी कई नदियां हैं जिसका हम जिक्र करेंगे, बस अभी जस्ट 1 मिनट। अपवाह द्रोणी, एक नदी तंत्र द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं, तो एक नदी तंत्र द्वारा अपवाह क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। जल संभर, तो छोटी नदियां व नाले द्वारा, छोटी नदियां व नाले द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं। पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती, पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती वे नदियां जो हिमालय पर्वत के निर्माण के पहले, वे नदियां जो हिमालय पर्वत के निर्माण के पहले से उस स्थान तथा पर्वत का निर्माण के बाद भी पर्वत को काटकर उसी स्थान से घाटी में बहती हैं, उसे पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। कहने का मतलब पूर्ववर्ती नदियां ही हैं वह नदियां जो हिमालय पर्वत के निर्माण से पूर्व उसी स्थान से बहती हैं, चाहे पर्वत निर्माण के बाद भी उसको काट कर घाटी में बहती हैं, उसे पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं। जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंडक और कोसी, इस प्रकार की ये नदियां पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। अनुवर्ती नदी किसे कहते हैं, तो अनुवर्ती नदियां वे नदियां हैं जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं, जो एक सामान्य ढाल की दिशा में बहती हैं। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां ये अनुवर्ती नदी है। जैसे चंबल, सिंधु, बेतवा, सोन आदि, जैसे चंबल, सिंधु, बेतवा, सोन आदि गंगा और यमुना में जाकर समकोण पर मिलती हैं। ये नदियां गंगा और यमुना में जाकर समकोण पर भी मिलती हैं। चंबल, सिंधु और बेतवा, सोन ये गंगा और यमुना में जाकर समकोण पर भी मिलती हैं। गंगा अपवाह तंत्र के प्रवर्ती अपवाह का उदाहरण है। गंगा अपवाह तंत्र के प्रवर्ती अपवाह का उदाहरण है। जैसे ये अनुवर्ती ढाल है, इस प्रकार की नदियां ये नीचे की तरफ, ये ढाल की तरफ बहती हैं, इसे अनुवर्ती नदी कहते हैं। तो आप सभी मित्र बताएं आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।